हे फ्रेंड्स, चलिए आज पढ़ते हैं आपकी क्लास 10th की लिटरेचर की बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 2 और टाइटल है इसका अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो जैसा आपको टाइटल से पता लग रहा है, एक लंबी वॉक किसकी तरफ? फ्रीडम की तरफ। ऐसा नहीं कि हम सुबह उठे और वॉक पे चले गए, वो वाली वॉक नहीं है। यहाँ वॉक का मतलब क्या है? एक बहुत लंबी जर्नी। यहाँ वॉक का मतलब है जर्नी। वो स्ट्रगल किसके लिए करा गया? फ्रीडम पाने के लिए। तो अगर मैं बात करूं चैप्टर के राइटर की, तो बेसिकली इसका कोई राइटर नहीं है, क्योंकि ये एक एक्सेप्ट है, एक छोटा सा पार्ट है, एक समराइज्ड वर्जन है उस बुक का जिसको लिखा था साउथ अफ्रीका के फर्स्ट प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला सर ने। तो जो नेल्सन मंडेला जी थे, इन्होंने फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बनने के बाद साउथ अफ्रीका का एक बुक लिखी और उस बुक का छोटा सा हिस्सा जो एक समरी की तरह हमें मिला, दैट इज द चैप्टर नेम्ड अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर की थीम की। तो थीम में मोटा मोटा भी मैं आपको आइडिया देता हूं। थीम में होता यह है कि साउथ अफ्रीका में एक टाइम पर व्हाइट गवर्नमेंट का रूल था। व्हाइट गवर्नमेंट उस टाइम डोमिनेट कर रही थी, बिल्कुल पूरे रूल के साथ काम कर रही थी, लेकिन व्हाइट गवर्नमेंट को, यानी उन व्हाइट लोगों को ब्लैक स्किन्ड पीपल या डार्क स्किन पीपल, ब्लैक पीपल, वो उनको पसंद नहीं थे। सो अल्टीमेटली इट वाज अ डिस्क्रिमिनेशन। वो एक डिस्क्रिमिनेशन था कि जो राइट थे वो दिए जाते थे किसको? व्हाइट लोगों को, यानी सफेद लोगों को। सफेद सरकार जो थी वो क्या करती थी? राइट्स देती थी, सारे अधिकार देती थी सिर्फ सफेद लोगों को, लेकिन ब्लैक को कोई अधिकार नहीं मिलता था। दे वर सिंपली टॉर्चर्ड। काले लोगों को टॉर्चर करा जाता था। तो नेल्सन मंडेला जी ने बीइंग अ वॉलंटियर, वो एक नेता की तरह उभरे और किस तरीके से उन्होंने 27 ईयर्स तक स्ट्रगल करा। उनके साथ बहुत लोग थे जिन्होंने स्ट्रगल करा एंड एट लास्ट दे रिमूव्ड दैट डिस्क्रिमिनेशन सिस्टम। और इस डिस्क्रिमिनेशन सिस्टम को, इस भेदभाव वाले सिस्टम को हम 3 और नाम से जानते हैं। पहला नाम है इसका नॉन रेशियल सिस्टम। रेस मतलब होता है जाति, रंग भेद, तो नॉन रेशियल सिस्टम। दूसरा डिस्क्रिमिनेशन सिस्टम है ही। तीसरा है आपका ह्यूमन डिजास्टर सिस्टम। नेल्सन मंडेला जी इसको ह्यूमन डिजास्टर सिस्टम कहते हैं। और चौथा है आपका अपार्थाइड सिस्टम। तो बेसिकली आपको 2 नाम जरूर याद रखने हैं, अपार्थाइड सिस्टम और ह्यूमन डिजास्टर सिस्टम। अपार्थाइड का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेशन। अपार्थाइड का मतलब ही है डिस्क्रिमिनेशन। तो नेल्सन मंडेला जी ने 27 साल संघर्ष किया इस डिस्क्रिमिनेशन सिस्टम, अपार्थाइड सिस्टम, ह्यूमन डिजास्टर सिस्टम या नॉन रेशियल सिस्टम को हटाने के लिए। तो उनके साथ जितने लोगों ने स्ट्रगल किया, उनके स्ट्रगल की कहानी है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम एंड दैट इज द थीम ऑल्सो, कि किस तरीके से काले लोगों ने गोरे लोगों को हराया, अपनी पार्टी बनाई और उन्होंने फिर सबका साथ, सबका विकास एक साथ किया। मतलब मोदी जी का कोई नारा नहीं है, बट एक अल्टीमेट थीम उनकी यही थी मंडेला जी की, कि मुझे सबके साथ काम करना, चाहे गोरा हो चाहे काला हो। तो यही आपकी थीम है। अब अगर मैं बात करूं कैरेक्टर्स की, तो नेल्सन मंडेला जी जो है वो आपके फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे। सेकंड है आपके थाबो बेकी। थाबो बेकी इन्हीं के फ्रेंड थे। सब जितने भी नाम लिखे हुए हैं एक्सेप्ट जेनानी, एक्सेप्ट इंटरनेशनल डेलीगेट्स, नंबर 6 और नंबर 4 को छोड़कर बाकी जितने भी यहाँ पर नाम हैं, ये सब इनके साथ स्ट्रगल में रहे। कुछ जो मर गए, कुछ जो है अभी भी इनके साथ हैं। जैसे ये थे थाबो बेकी, तो ये फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट बने साउथ अफ्रीका के। मिस्टर डी क्लर्क के सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट बने। लेकिन एक चीज आपको याद रखनी है, जो ओथ ली गई थी, जो शपथ ली थी इन्होंने, वो ली थी एक अलग ऑर्डर में। यानी सबसे पहले मिस्टर डी क्लर्क ने ली शपथ, फिर थाबो बेकी ने, देन नेल्सन मंडेला जी ने। अब इनके साथ, मंडेला जी के साथ, वो लोग जो स्ट्रगल में मारे गए वो ये 3 लोग हैं, वॉल्टर सिजुलस, यूसुफ डेडुलस एंड चीफ लुथिलस। इसके बाद इनकी बेटी का नाम है जेनानी। 2 और बहुत मेन कैरेक्टर, ब्रैम फिशर एंड सेबी कुवॉस। ब्रैम फिशर एंड सेबी कुवॉस, इनको नेल्सन मंडेला की जिंदगी में पिलर्स कहा जाता है। नेल्सन मंडेला के राइट हैंड और लेफ्ट हैंड, ये कौन कौन थे? ब्रैम फिशर एंड सेबी कुवॉस। इनको क्यों कहा जाता है इनका पिलर्स? क्योंकि ये वो 2 आदमी थे जिन्होंने मंडेला जी को ये बताया कि एक्चुअली में फ्रीडम का मतलब होता क्या है, फ्रीडम होती क्या है, कैसे मिलती है, क्या करना होता है। इन 2 लोगों ने समझाया और उसके बाद नेल्सन मंडेला जी कभी रुके नहीं। लास्ट इंटरनेशनल डेलीगेट्स, ये वो लोग हैं जो नेल्सन मंडेला जी ने बुलाया था इन लोगों को कि भाई आप लोग आइए। अलग अलग देशों के लोग थे, प्रेसिडेंट थे, प्राइम मिनिस्टर थे, उन लोगों को बुलाया था सिर्फ इस वजह से कि जो पुरानी गवर्नमेंट थी, व्हाइट गवर्नमेंट, उन्होंने जो अपने रिलेशंस खराब किए थे
अलग देशों से मंडेला जी उनको ठीक करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने इंटरनेशनल डेलीगेट्स या लीडर्स को बुलाया था। कुछ की पॉइंट्स हैं जो जानना बहुत जरूरी है आपके लिए, बहुत बहुत बेहद जरूरी है। पहला था आपका अपार्थाइड सिस्टम, जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, डिस्क्रिमिनेशन सिस्टम, नॉन रेशियल सिस्टम या ह्यूमन डिजास्टर सिस्टम। सेकंड इज योर ऑपरेसर, बहुत अच्छा वर्ड है। ऑपरेसर का मतलब होता है वो जो आपको दबाने की कोशिश करे, वो जो आपको एक्सटॉर्ट करने की कोशिश करे, वो जो आपको हर तरीके से मोलेस्टाइज करने की कोशिश करे, आपको परेशान करने की कोशिश करे, आपको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करे। तो आसान भाषा में डिक्टेटर और टायरेंट। डिक्टेटर मतलब जो आप पर रूल करता है, डोमिनेट करता है, टायरेंट तानाशाह। सेकंड इज सप्रेसर, तो भाई अगर कोई दबा रहा है तो जिसको वो दबा रहा है दैट इज द सप्रेसर। कोई किसी को परेशान कर रहा है तो जो परेशान कर रहा है दैट इज ऑपरेसर। और ये ऑपरेसर कौन थी? व्हाइट गवर्नमेंट, क्योंकि व्हाइट ने किसको तंग किया? ब्लैक लोगों को। तो ब्लैक लोग क्या हुए आपके? सप्रेसर, जो सहन कर रहा है। नेक्स्ट इज ट्रांजिशन, बहुत काम का वर्ड है, बहुत काम का। ट्रांजिशन का मतलब यहां पर नेल्सन मंडेला जी ये बताते हैं कि फ्रीडम जो मुझे पता चली ना इन दो लोगों से, ब्रैम फिशर और सबुकवा से, उस फ्रीडम के मतलब ही अलग थे। बचपन में फ्रीडम कुछ और होती है, जवानी में कुछ और हो जाती है, शादी के बाद कुछ और हो जाती है, बुढ़ापे में कुछ और हो जाती है। तो द मीनिंग ऑफ फ्रीडम चेंजेस फ्रॉम स्टेज टू स्टेज, लेवल टू लेवल। फ्रीडम का मतलब चेंज होता है, दैट इज योर ट्रांजिशन। जैसे आपका केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा के शेल, एल शेल, एम शेल ऑर्बिट्स होते हैं, तो इनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, के से एल में जाना, एल से एम में जाना। इसी तरीके से वो बताते हैं के शेल का मतलब होता है चाइल्डहुड, यानी फ्रीडम। अब ये तीनों चीजें जो वो बता रहे हैं वो किसके रेफरेंस में बता रहे हैं? फ्रीडम के रेफरेंस में, कि फ्रीडम जो है वो के शेल में फ्रीडम चाइल्डहुड होती है, एल शेल में बॉयहुड होती है, एम शेल में एडल्टहुड होती है। बाकी इसको डिटेल में अभी हम आगे पढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अभी हम आगे चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। तो जो कुछ इंपॉर्टेंट की टर्म्स की मैं बात कर रहा था उनमें सबसे पहला है कि हमें ये जानना होगा नेल्सन मंडेला जी थे कौन। तो जो नेल्सन मंडेला थे ये साउथ अफ्रीका के एक छोटे से कस्बे, उसका नाम है जीबो, एम साइलेंट है, जीबो में इनका बर्थ हुआ था 18 जुलाई 1918 को और डेथ इनकी हुई 5 दिसंबर 2013 को। तो जो इनका नाम था ना, इनको बचपन में प्यार से मदीबो कहते थे और इनका जो पूरा नाम है दैट इज नेल्सन रोलिह्ले, नेल्सन रोलिह्ले मंडेला। अब अगर मैं बात करूं इनके प्रोफेशन की, तो बाई प्रोफेशन ये एक लॉयर थे, वकील थे, एक सोशल रिफॉर्मर, यानी सोसाइटी के लिए इन्होंने बहुत अच्छे काम करे, जिनको आप कहते हैं सोशल वर्कर्स। इसके अलावा ये बहुत अच्छे पॉलिटिशियन थे। जैसा भी मैंने आपको बताया था कि इन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई, उस पार्टी का नाम था अमेरिकन नेशनल कांग्रेस। वो पार्टी थी ब्लैक पीपल्स की। जिन कैरेक्टर्स को भी मैंने आपको बताया, ये वही लोग थे जिन्होंने इस पार्टी को ज्वाइन किया नेल्सन मंडेला के साथ। क्यों किया था? क्योंकि वो अपार्थाइड सिस्टम को हटाना चाहते थे, वो अपने राइट्स वापस पाना चाहते थे। और जो व्हाइट गवर्नमेंट थी उसकी पार्टी का नाम था अमेरिकन डेमोक्रेटिक फ्रंट। अब यहाँ अमेरिकन है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका के लोग हैं, वो पार्टी का नाम है। फॉर एग्जाम्पल जैसे है कांग्रेस, तो अमेरिकन नेशनल कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, तो वो एग्जाम्पल है। हम अपनी पार्टी का नाम कुछ भी रख सकते हैं, तो आप इससे कंफ्यूज ना हो कि अमेरिकन का मतलब भाई अमेरिका की बात चल रही है, नहीं। अमेरिकन डेमोक्रेटिक फ्रंट ये थी आपकी व्हाइट गवर्नमेंट की पार्टी। अमेरिकन नेशनल कांग्रेस ये थी आपकी ब्लैक गवर्नमेंट की पार्टी, जो कि बनाई थी नेल्सन मंडेला जी और उनके साथियों ने। और बाद में जब नेल्सन मंडेला जी ने अपनी पार्टी के लिए लोगों को इकट्ठा करना शुरू करा उस अपार्थाइड सिस्टम, नॉन रेशियल सिस्टम को हटाने के लिए, तो व्हाइट गवर्नमेंट दे वर टायरेंट, दे वर द डिक्टेटर एंड दे वर द ऑपरेसर। वही ऑपरेसर थे, वही दबाने वाले थे। तो उन्होंने क्या काम करा, नेल्सन मंडेला जी को जब उन्हें लगा कि भाई इस आदमी की आवाज तो बहुत ऊंची उठ रही है, ये तो भाई हमारे खिलाफ खड़ा है, नाउ वी नीड टू टेक द एक्शन, हमें एक्शन लेना पड़ेगा। एक्शन क्या लिया? नेल्सन मंडेला जी को 27 साल के लिए जेल में डाल दिया। इट मीन्स दैट वॉज अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। आजादी के लिए, अपनी आजादी के लिए, अपने राइट्स के लिए नेल्सन मंडेला जी को और बाकी ब्लैक सिटीजन्स को 27 ईयर्स वेट करना पड़ा। जर्नी कितनी थी? 27 ईयर्स। सुनने में अच्छा लगता है 27 साल, दो दिन भी हम अपने घर में कैद नहीं रह सकते। तो 27 साल, 27 ईयर्स ही वॉज इम्प्रिजन्ड, जेल में रहे। उसके बाद अपनी पार्टी बनाई अमेरिकन नेशनल कांग्रेस और अमेरिकन डेमोक्रेटिक फ्रंट, जो कि व्हाइट गवर्नमेंट की पार्टी थी, उसको इन्होंने हरा दिया। अब अगर मैं बात करूं समरी की, तो समरी ऐसे शुरू होती है, बहुत अच्छा दिन है, सूरज निकला हुआ है और ये वो दिन है जब
अमेरिकन नेशनल कांग्रेस पावर में आ चुकी है, सत्ता में आ चुकी है। किसका रूल है अब? ब्लैक गवर्नमेंट का, क्योंकि वो जीत चुके हैं अपनी पार्टी बनाने के बाद और उन्होंने अमेरिकन डेमोक्रेटिक फ्रंट को हरा दिया है। तो जब नेल्सन मंडेला जी स्टेज पर थे तो उनके साथ उनके दोस्त थाबो बेकी और जो मैंने बताया था अभी डी क्लर्क, ये लोग भी वहां पर थे। तो राइटर ने इस तरीके से बताया है मंडेला जी ने कि मैं उस दिन को ना ऑटम डे कहता हूं। ऑटम डे मतलब पतझड़ का दिन। अब पतझड़ किसके लिए है भाई? पतझड़ है उनके लिए जो गवर्नमेंट चली गई, व्हाइट गवर्नमेंट के लिए। यानी आज के दिन हमने अपार्थाइड सिस्टम हटा दिया, द ब्लैक्स आर इन रूल, जो काले लोग हैं, जो डार्क स्किन पीपल है, वो अब रूल में है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अब उन्हें ऑप्रेस करेंगे, नहीं, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। इसीलिए वो कहते हैं कि अब ब्लैक गवर्नमेंट रूल में आ चुकी है तो अब सब कुछ अच्छा होगा, इसीलिए वो इसको ऑटम डे कहते हैं। और जिस जगह वो अपनी ओथ लेते हैं और स्पीच देते हैं उस जगह का नाम था एम्पी थिएटर। एम्पी थिएटर वो जगह थी जो एक बहुत बड़ा खुला मैदान था और यहाँ पर ब्लैक सिटीजन्स को आना अलाउड नहीं था अनलेस देयर वाज व्हाइट गवर्नमेंट। जब तक व्हाइट गवर्नमेंट थी तब तक ब्लैक सिटीजन्स को वहां अंदर उस एम्पी थिएटर में एंट्री करना अलाउड नहीं था। लेकिन पहली बार कोई ब्लैक सिटीजन जो प्रेसिडेंट बना, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला जी, उन्होंने एम्पी थिएटर में अपना ओथ लिया। उनसे पहले थाबो बेकी और डी क्लर्क ने एज अ फर्स्ट डेप्यूटी और सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट की ओथ ली एंड देन नेल्सन मंडेला जी ने ओथ ली और अपनी स्पीच स्टार्ट करी। जब नेल्सन मंडेला जी अपनी स्पीच देते हैं, और यह सबसे काम का टॉपिक है पूरे चैप्टर का, नेल्सन मंडेला जी जब अपनी स्पीच देते हैं तो सबसे पहले उन्होंने जो काम किया वो था ही थैंक्ड ऑल द इंटरनेशनल डेलीगेट्स। जो भी इंटरनेशनल लीडर्स आए थे, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर अलग अलग देशों के, उन्होंने उनको ग्रीट करा, नमस्कार किया, विश किया और बोला कि मैं स्पेशली आपका थैंक यू करता हूं। रीजन कि पुरानी सरकार से, यानी जो व्हाइट गवर्नमेंट से उनके रिलेशन खराब हो चुके थे इन इंटरनेशनल डेलीगेट से, नेल्सन मंडेला जी चाहते थे कि वो रिलेशन फिर से अच्छे हो जाएं और हमारा साउथ अफ्रीका प्रोग्रेस करे। इसके बाद नेल्सन मंडेला जी ने उन आर्मी, उन पुलिस ऑफिसर्स के लोगों को थैंक यू किया जो वहां पर बैठे हुए थे। और मंडेला जी ने यहाँ पर ना एक बहुत अच्छी बात बताई। मंडेला जी ने बताया कि जब मैं जेल में रहा ना 27 ईयर्स, तो मुझे कहीं से एक बार भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि ये जो आर्मी या जो पुलिस के लोग हैं, ये जो कांस्टेबल्स हैं, ये मेरे साथ कुछ गलत कर रहे हैं। हाँ, ये जरूर था कि ये जो लोग हैं ना, ये किसी के कहने पे ऐसा कर रहे हैं, इनका मन नहीं है मुझे परेशान करने का, बट दे आर डूइंग बिकॉज दे आर ऑल्सो बीइंग ऑप्रेस्ड। इनको भी कहा जा रहा है, इनको भी ऑप्रेस करा जा रहा है, करो वरना नौकरी जाएगी। तो ये जो पुलिस ऑफिसर्स जिन्होंने मुझे कुछ टाइम पहले हथकड़ी पहना के जेल में डाला था, आज यही लोग मुझे सैल्यूट कर रहे हैं। क्यों? ऐसा इसीलिए नहीं कि मैं नेता बन गया, नहीं, ऐसा इसीलिए है कि इनको भी लगता है कि चेंज, ट्रांजिशन बहुत जरूरी है और इन्हें पता है कि वो ट्रांजिशन कितनी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद वो कहते हैं कि जब मैं जेल में रहा तो मैंने एक चीज बहुत अच्छे से समझी और वो ये थी कि नो वन नेचुरली हेट्स एनीवन। ये लोग मुझसे नेचुरली हेट नहीं करते। व्हाइट गवर्नमेंट ने इन पुलिस वालों को, इन आर्मी वालों को बोला कि भाई तुम्हें ब्लैकों के साथ ऐसा करना है, तुम्हें ब्लैक लोगों को एक्सप्लॉइट करना है, परेशान करना है, तब उन्होंने ऐसा किया। अदरवाइज उनको नेचुरली हमसे क्या दिक्कत होगी। इसके बाद वो कहते हैं करेज इज नॉट एब्सेंस ऑफ फियर, करेज इज नॉट एब्सेंस ऑफ फियर, द ट्रायम्फ और द विक्ट्री। ट्रायम्फ और विक्ट्री एक ही चीज है, द ट्रायम्फ इज ओवर इट। मतलब अगर कोई इंसान डरता है तो इसका मतलब ये नहीं है वो कमजोर है। कमजोर वो है जो उस डर को अपनी जीत में नहीं बदल सकता। कमजोर कौन है, कायर कौन है? द वन हु इज अफ्रेड ऑफ समथिंग इज नॉट अ कावर्ड, द कावर्ड इज द वन हु डज नॉट ट्राई टू ओवरकम द फियर। जो अपने डर पे काबू नहीं पाता वो कायर है, वो डरपोक है, वो नहीं है जिसको डर लगता है। अब अगर आप अपने डर पे काबू पा सकते हैं तो क्या मिलेगा आपको? जीत मिलेगी। और डर के आगे ही जीत है। कोई 7 अप वाला ऐड है, पता नहीं कौन सा ऐड है वो, तो डर के आगे ही जीत है। इसके बाद जब उन्होंने अपनी स्पीच ली, प्रेसिडेंट की ओथ ली, थोड़ा बहुत स्पीच उनकी चलती रही, जैसे उन्होंने ये बोला कि द विक्ट्री इज ओवर इट, इसके तुरंत बाद जो फाइटर प्लेन से, फाइटर जेट से उन्होंने अपने स्टंट दिखाए और कोई प्लेन इधर, कोई जेट इधर, और 1-2 मिनट के अंदर उन्होंने जो उनके बीनीथ में, यानी बीनीथ मतलब पीछे, प्रोपल्जन रॉकेट टाइप जो होते हैं, उन्होंने पीछे से स्मोक निकाला, धुआं निकाला और उस धुएं से आसमान में साउथ अफ्रीका का फ्लैग बना दिया। सब लोगों ने उसको सैल्यूट किया और सैल्यूट करने के बाद नेल्सन मंडेला जी ने ये बोला कि ये लोग क्यों कर रहे हैं, पता है आपको?
जेट ये जो कर रहे हैं क्योंकि ये अपने देश से प्यार करते हैं, ये अपने देश की रेस्पेक्ट करते हैं एंड देयर इज पैट्रियोटिज्म, इनके अंदर देशभक्ति है। इसके बाद जो स्पीच थी उसमें नेल्सन मंडेला जी क्या बताते हैं वो भी पढ़ते हैं, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। तो जैसे ही फाइटर प्लेन्स जाते हैं अफ्रीका के झंडे बनाकर, उसके बाद इनका नेशनल एंथम होता है। तो नेशनल एंथम दो हुए, एक वो जो व्हाइट गवर्नमेंट कराती थी और एक जो व्हाइट गवर्नमेंट के आने के बाद वाली गवर्नमेंट थी, ब्लैक गवर्नमेंट, मंडेला जी वाली गवर्नमेंट, उसका अलग एंथम था। तो दो एंथम हुए और दो ही तरीके के फ्लैग्स वहां पर होस्ट करे गए। इसके बाद क्या हुआ, नेल्सन मंडेला जी जब अपनी स्पीच आगे बढ़ाते हैं तो वो ये कहते हैं, पता है दो तरीके की गवर्नमेंट रही है अभी तक अफ्रीका में। जो पहली गवर्नमेंट थी व्हाइट गवर्नमेंट यानी अमेरिकन डेमोक्रेटिक फ्रंट, वो फर्स्ट डेकेड गवर्नमेंट थी, यानी वो पहले दशक की गवर्नमेंट थी, यानी हर 10 सालों में वही गवर्नमेंट आती रही। लेकिन अब जो सेकंड डेकेड गवर्नमेंट है दैट इज योर ब्लैक गवर्नमेंट। ब्लैक गवर्नमेंट मींस अमेरिकन नेशनल कांग्रेस, जो कि ब्लैक सिटीजन्स की है। इसके बाद वो नई चीज बताते हैं, वो ये कहते हैं कि मैंने ना अपनी लाइफ में जितना स्ट्रगल करा इस अपार्थाइड सिस्टम को हटाने के लिए, बचपन से लेकर अब तक जो मैंने देखा, उससे मुझे ये पता चला कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ ड्यूटीज और ऑब्लिगेशंस दैट वन परफॉर्म और वन मस्ट परफॉर्म। एक इंसान की जिंदगी में दो तरीके की ड्यूटीज होती हैं जो उसको करनी चाहिए। दो कर्तव्य है, पहला अपनी फैमिली के लिए जो आप कर सकते हैं वो करें, एंड देन अपनी सोसाइटी के लिए आप जो भी चीजें कर सकते हैं आपको वो भी करनी चाहिए। इसके बाद वो ये कहते हैं कि जो अपार्थाइड सिस्टम आया था ना हमारी लाइफ में, ये एक सुनामी की तरह आया और ये अपार्थाइड सिस्टम एक बहुत ब्रूटल प्रैक्टिस थी। ब्रूटल प्रैक्टिस मतलब जहां पर आंख बंद करके काले लोगों के साथ अत्याचार करा गया, उनको परेशान किया गया, एक्सप्लॉइट किया गया, सताया गया। इसीलिए वो इस अपार्थाइड सिस्टम को क्या कहते हैं, ब्रूटल प्रैक्टिस। ऐसा लगता था कि जो व्हाइट गवर्नमेंट है उन्हें कुछ भी गलत करना हो, कुछ भी क्यों उन्हें कोई नहीं मिल रहा परेशान करने के लिए, तो काले को पकड़ लिया, आजा बेटे तू आ जाओ, तेरी बारी है, हम तुझे परेशान करेंगे। मतलब अननेसेसरीली हमें परेशान करा गया एंड वी वर डेप्राइव्ड ऑफ आवर ह्यूमन राइट्स, हमसे हमारे ह्यूमन राइट्स भी छीने गए। नेक्स्ट वो ये कहते हैं कि हुआ ये कि जैसे जैसे मैं इस अपार्थाइड सिस्टम को हटाने के लिए बढ़ता रहा, मुझे ये पता चला कि जो आजादी है ना जिसके लिए मैं घूम रहा था, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, वो जो फ्रीडम है उसके मतलब ही कुछ और है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो ये कहते हैं फ्रीडम का मतलब ही कुछ और था। मुझे ऐसा लगा कि जो फ्रीडम है ना वो 3 तरीके की होती है, 3 ट्रांजिशन है फ्रीडम के, जैसे इलेक्ट्रॉन के से एल, एल से एम शेल में जाता है, इसी तरीके से जो फ्रीडम है ना उसका मीनिंग भी के से एल, एल से एम अलग अलग चेंज होता है हर शेल में। यानी हमारी जिंदगी में जब हम बच्चे होते हैं पहली फ्रीडम होती है चाइल्डहुड फ्रीडम, जब कुछ नहीं करना, माँ बाप को खुश रखो, खेलो, खाओ पियो, सो जाओ, तो कहते हैं एक होती है चाइल्डहुड फ्रीडम। उसके बाद आती है बॉयहुड, जब हम थोड़े से बड़े होने लगते हैं, वो होती है वैगाबॉन्ड वाली फ्रीडम। वैगाबॉन्ड मतलब मौज मस्ती है, कुछ नहीं है, पैसे लिए इधर चले गए, खाया चिली पटेटो चाट वाट खाई, अपना बढ़िया घर में घुस गए, मम्मी रोटी दो, रोटी खाई, सो गए। अल्टीमेटली वो फ्रीडम होती है बॉयहुड वाली, जब हमें किसी भी तरीके का कोई भी डर नहीं होता। इसको उन्होंने बोला एन इल्यूजन। मंडेला जी कहते हैं जो बॉयहुड वाली फ्रीडम है ना ये इल्यूजन होती है, भ्रम होती है, मतलब ये कब आई कब गई कुछ नहीं पता चलता, जैसे जवानी कब आई कब गई कुछ नहीं पता चलता। थर्ड वो कहते हैं एडल्टहुड, जब हम मैच्योर होने की स्टेज पर आ जाते हैं, यानी जब हम कॉलेज लाइफ में होते हैं, तो वो कहते हैं जो एडल्टहुड है ना, अब ये भी 3 तरीके की है। मतलब होते हैं, मतलब फ्रीडम वो बताता है 3 तरीके की होती है, चाइल्डहुड, बॉयहुड और एडल्टहुड। अब वो ये कहते हैं एडल्टहुड में भी फ्रीडम का मतलब अलग अलग है। पहला मतलब क्या है, पहला मतलब है स्टूडेंट लाइफ का, जहां पर फ्रीडम का मतलब है कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ नौकरी चाहिए, नौकरी के बाद शादी हो जाएगी। एंड देन सेकंड इज मैरिड लाइफ। मैरिड लाइफ में क्या होगा भाई, आदमी की शादी हो गई तो उसकी ड्यूटीज अपनी फैमिली की तरफ हो गई। अब उस टाइम फ्रीडम में करता क्या आदमी, होती तो है ही नहीं फ्रीडम, तो ये कहते हैं उस टाइम ना आदमी को फ्रीडम चाहिए होती है, वो अपने लिए फ्रीडम ढूंढता है, क्योंकि वो इतना बिजी हो जाता है, इतनी हेक्टिक स्केड्यूल हो जाती है उसकी नौकरी के चक्कर में, पैसा कमाने के चक्कर में, अपनी फैमिली की लाइफ सिक्योर करने के चक्कर में, कि उसको अपने लिए टाइम ही नहीं मिलता। अब वो कहते हैं जैसे ही एडल्टहुड में आप पहली स्टेज स्टूडेंट लाइफ, दूसरी स्टेज मैरिड लाइफ से आगे सोचते हैं, तब आपको अपनी सोसाइटी दिखाई देती है, और जब आप अपनी सोसाइटी के बारे में सोचना शुरू करते हैं तब आपको पता चलता है कि यार फ्रीडम का मतलब तो कुछ और ही है। यहाँ फ्रीडम का मतलब
पैसा नहीं है। यहाँ फ्रीडम का मतलब लग्जरीज नहीं है। यहाँ फ्रीडम का मतलब फैमिली नहीं है, बच्चे नहीं है, मौज मस्ती नहीं है। यहाँ फ्रीडम का मतलब है कि आई हैव टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी, मुझे सोसाइटी के लिए कुछ करना है। एंड देन ही सेज कि जो थर्ड वाली आपकी फ्रीडम है दैट इज सोशल और पैट्रियटिक फ्रीडम, देशभक्ति वाली फ्रीडम होती है कि देश के लिए कुछ करना है। एंड देन ही सेज कि मुझे इसके बारे में कैसे पता चला, मेरे इन दोस्तों से, ब्रैम फिशर, थाबो बेकी, डी क्लर्क, साबिक्वेस, ये वो लोग थे जो मेरे लिए पिलर की तरह खड़े रहे और इनके साथ रह के मुझे पता चला कि मुझे सोसाइटी के लिए भी कुछ करना है, क्योंकि सोसाइटी उस कंडीशन में है, उस स्टेट में है जहां पर सोसाइटी को सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं दी जाती। ब्लैक लोगों को कोई भी किसी भी तरीके से अच्छा नहीं मानता, मतलब हमें बहुत हर तरीके से डिस्क्रिमिनेट करा गया, हमें एक्सप्लॉइट करा गया। तब हमें लगा कि यार अब ना बहुत हो गया, इट इज मोर देन इनफ। अब हम अपनी डिग्निटी, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट और अपनी हिस्ट्री हम खुद बनाएंगे। एंड देन द मीनिंग ऑफ फ्रीडम चेंज, अब तक जो फ्रीडम कुछ और थी वो सोशल और पैट्रियोटिक फ्रीडम अब बन चुकी थी। एंड देन वी स्टार्टेड मेकिंग अ पार्टी, हमने एक पार्टी बनाई लोगों के साथ मिलकर और हमने उनको हरा दिया। अब लास्ट में वो ये कहते हैं कि मैं उन लोगों का भी बहुत थैंकफुल हूं जिन लोगों ने अपनी लाइफ अब सेक्रीफाइस कर दी इस फ्रीडम को पाने के लिए, अपार्थाइड सिस्टम को हटाने के लिए। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्सट्रैक्ट आता है यहां से, वो ये कहते हैं कि ऑपरेसर जो होता है ना, जो आपको परेशान करता है, जो आपको एक्सप्लॉइट करता है, जो आपको दबाता है, तंग करता है, टायरेंट करता है, तानाशाही करता है, सिर्फ वो ऑपरेसर ही क्रिमिनल नहीं होता, वही अपराधी नहीं होता। अपराधी वो भी है जो सह रहा है। क्यों? क्योंकि वो उस चीज को सहकर अपनी आने वाली जनरेशन के लिए एक नेगेटिव एग्जाम्पल सेट कर रहा है। वो ऐसा कर रहा है तो उसकी आने वाली जनरेशन, उसके आस पड़ोस के लोग, सोसाइटी भी ऐसा ही करेगी। वो भी उस एक्सप्लॉयटेशन को सहते रहेंगे, उस डिप्लोमेसी को, उस दिक्कत को सहते रहेंगे। इसीलिए ये जो सप्रेसर है, जो दब रहा है, जो सह रहा है, वो भी बराबर का क्रिमिनल है जब तक वो आवाज नहीं उठाता तब तक। इसके बाद वो कहते हैं कि अब ये जो लोग मेरे सामने बैठे हैं, मैं इनको बताना चाहता हूं कि आप सब लोग मेरे ग्रेटेस्ट एसेट हो, क्योंकि हर कंट्री का जो ग्रेटेस्ट एसेट होता है, जो सबसे महंगी, सबसे कीमती चीज होती है, सबसे बड़ी चीज होती है, वो होती है उसके सिटीजन। तो आप लोग मेरे सिटीजन्स हैं, आप लोग बहुत अच्छे हैं और मैं चाहता हूं कि हम आपस में मिलकर रहें, चाहे व्हाइट हो चाहे ब्लैक हो। लास्ट में वो ये कहते हैं कि अब मैं आप लोगों से विदा चाहता हूं। एंड देन ही लीव्स, और पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज जाता है। और दोस्तों चैप्टर हो जाता है आपका खत्म। बाकी कुछ 3 कीवर्ड्स हैं जो मैं बता देता हूं जल्दी से। पहला है रिवोल्ट। रिवोल्ट का मतलब होता है एक तरीके का विद्रोह, एक रेवोल्यूशन लाना। सेकंड इज आउटलॉज। आउटलॉज का मतलब है वो इंसान या वो व्यक्ति जो लॉ को तोड़ता है, कानून को तोड़ता है, लॉ ब्रेकर। थर्ड इज डोमिनेट। डोमिनेट का मतलब होता है जो पावर में होता है, जो सत्ता में होता है, जिसके पास अथॉरिटी होती है। तो दोस्तों जितने भी वर्ड मीनिंग्स थे, क्वेश्चंस थे, एक्सट्रैक्ट थे, वो ऑलरेडी मैं आपको इसमें बता चुका हूं। अब अगर क्वेश्चन आते हैं तो क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं कि बताइए कौन सी 2 ड्यूटीज के बारे में उन्होंने बोला, कौन से ऑब्लिगेशंस थे। उन्होंने झंडा फहराने के लिए जब बात कही तो उन्होंने 2 झंडे क्यों फहराए? क्योंकि वो दोनों की रेस्पेक्ट कर रहे थे, ब्लैक गवर्नमेंट की भी, व्हाइट गवर्नमेंट की भी। उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि जो सप्रेसर होता है वो भी क्रिमिनल है? क्योंकि वो दर्द को सह रहा है, वो आवाज नहीं उठा रहा। तो सारे क्वेश्चंस, एवरीथिंग इज एक्सप्लेन्ड। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द नए चैप्टर के साथ। एंड टिल देन यू कैन हैव द स्क्रीनशॉट। थैंक यू गाइस।